नमस्ते बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? एक बार बताएं आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा आप सब अच्छे होंगे और तैयारी जमकर कर रहे होंगे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं दिल्ली पुलिस 2025 के लिए। ओके, दिल्ली पुलिस 2025 इस बार आपकी वर्दी का जो संघर्ष है वो वर्दी आपको मिलकर रहेगी अगर आप यूं ही मेरे साथ मेहनत में लगे रहेंगे। मैं आपसे हर समय एक बात कहता हूं कि भाई मेहनत को जमकर करो, जीत तोड़ मेहनत करो। ये जीत और जो मेहनत है आपको आपकी लक्ष्य की ओर जरूर ले जाएगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपका यूट्यूब चैनल जो रोजगार सारथी है, इस पे हम लोग एक बैच चालू किया जिसका नाम है संघर्ष बैच। संघर्ष बैच के माध्यम से हम आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टडी, जीके और करंट अफेयर, ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे जो सिलेबस है आपको कवर करवाए जा रहे हैं। ये जो आपका सिलेबस है वो स्टैटिक जीके सॉरी जीएस का जो सिलेबस है वो हम लोग कवर करवा रहे हैं। सब जानते हैं इस चीज को? बोलेंगे हाँ जी भैया हम जानते हैं। तो भैया इतना भी जान लो कि हाँ, अब आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ये भी जान लो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और सही बच्चों के पास भेज दो, अपने भाइयों के पास भेज दो जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं। क्या इतना आप मेरे लिए कर सकते हो या फिर अपने लिए कर सकते हो? आप दिल्ली पुलिस की वर्दी लेना चाहते हो ना? बोले हाँ जी भैया लेना चाहते हैं। तो अपने लिए इतना काम कर सकते हो को वीडियो को सेंड कर दो। बोलेंगे हाँ जी भैया मैंने सेंड कर दी, करी कि नहीं करी? पहले सब्सक्राइब करो। हाँ, ये जो बेल दिख रहा है ना, वाइट वाइट बटन, इसको दबाओ सब्सक्राइब का। बगल में बेल आइकन भी होगा, इसको भी दबाओ। लाइक का होगा वो भी दबाओ। जल्दी दबा दो सभी। ओके, आई होप आपने दबा दिया होगा। चलिए शुरू करें क्लास को। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अपने क्लास की। क्लास आपकी जो आज होगी वो होगी हिस्ट्री की, इतिहास की। और इतिहास के अंदर आज हम लोग एक बेहतरीन सा टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत एक ऐसा टॉपिक है जिससे पेपर में एक प्रश्न जरूर बनता है आपका। अब आप सब जानते हैं दिल्ली सल्तनत इतना बड़ा टॉपिक है जिसमें हम लोग 5 वंशों को कवर करेंगे। कितने वंश रहेंगे दिल्ली सल्तनत के अंदर? आप कहेंगे भैया 5 वंश रहने वाले हैं। दिल्ली सल्तनत की अगर मैं शुरुआत कहूं तो कब से कहेंगे? आप बोलेंगे भैया दिल्ली सल्तनत की जो शुरुआत होती है 1206 से। कब से शुरुआत हो रही है मेरे भाई? आप कहेंगे 1206 से। आई एम राइट या रॉन्ग? बोलेंगे भैया यू राइट। आई एम राइट। ओके, आई एम राइट। तो क्या बोलेंगे? 1206 से। दिल्ली सल्तनत की जो शुरुआत करने वाला जो शासक रहा है उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहेंगे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को अगर हम बात करें तो भैया इसको हम लोग कहते हैं गुलाम वंश। सब प्रथम वंश कौन सा रहा दिल्ली सल्तनत पे? आप कहेंगे गुलाम वंश। ओके, इतना जान लो, बाकी चीज हम लोग आगे जानेंगे। फिर मैं बात करूं दिल्ली सल्तनत के अंदर एक मात्र मुस्लिम महिला शासिका, और अभी तक मुगल शासन में नहीं रही ऐसी कोई मुस्लिम महिला शासिका। और दिल्ली सल्तनत में एक मात्र मुस्लिम महिला शासिका जिसका नाम है रजिया सुल्तान। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि रजिया सुल्तान ने कैसे गद्दी पर आई, कैसे अपना शासन किया, और उसकी प्रेम कहानी के बारे में सब कुछ विस्तार से बात करेंगे। तो क्या आप लोग तैयार हो इस बेहतरीन सी क्लास के लिए? एक बार हाँ करेंगे सभी लोग और कमेंट बॉक्स के अंदर लिखेंगे यस भैया वी आर रेडी, वी आर रेडी। बोले जरा हाँ जी भैया हम रेडी हैं, आप तैयारी कराओ जोर शोर से। तो चले क्लास को शुरू करें। चलो भाई देखिए बोर्ड की ओर, चलो भाई सामने देखो। अब आप लिखेंगे भैया दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस 2025। 2025 आप लिखेंगे, ये 28 नहीं है मेरे भाई, अभी तो 25 की वैकेंसी में आपको प्राप्त करनी है दिल्ली पुलिस की वर्दी। तो क्या कहेंगे 2025। आपका बैच जो चल रहा है वो कौन सा बैच चल रहा है दोस्त? आप कहेंगे बैच जो हमारा चल रहा है वो हमारा संघर्ष बैच। ये संघर्ष बैच ही आपका संघर्ष को दर्शाएगा कि आपने कितना संघर्ष किया इस दिल्ली पुलिस की वर्दी के लिए। क्या बोलेंगे भैया? हाँ जी भैया, इस संघर्ष बैच ही हमारा दर्शाएगा कि हमने कितना संघर्ष किया इस वर्दी के लिए। ओके, बोलेंगे हाँ जी भैया। मैं बात करूं आज हम लोग क्या करेंगे, बोलेंगे भैया दिल्ली डायनेस्टी, बोलेंगे दिल्ली सल्तनत। बोलो जरा एक बार आप लोग। भाई आप ये मत करेंगे भैया मेरे पास आवाज नहीं आती। भाई तुम्हारी आवाज मेरे पास आती है, तुम दिल से बोला करो, बस दिल से बोला करो। दिल्ली सल्तनत। बोलेंगे इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे? बोलेंगे दिल्ली डायनेस्टी, दिल्ली डायनेस्टी, या बोलेंगे सल्तनत लिख दो। चलो सल्तनत। अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मैं आपसे बात करूं कि दिल्ली सल्तनत में कुल कितने वंश हुए, तो आप कहेंगे भैया दिल्ली सल्तनत के अंदर कुल जो वंश हुए वो 5 हुए। अब ये 5 वंश जो हुए वो कौन कौन से हैं, इसके जानने के लिए मैं आपको बेहतरीन से ट्रिक बताऊंगा जिसको आप लोग सिर्फ एग्जाम में अगर आप रट के भी जाओगे फिर भी आप में अगर प्रश्न बनेगा कि ये वंश, ये शासक किस वंश से है, तो आप बता सकते हो।
ये बताओगे दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा शासनकाल किस वंश का रहा है, किसने कब तक शासन किया? क्या आप बता सकते हो? बोलोगे हाँ जी भैया, अगर आप ट्रिक बता दोगे तो हम बता सकते हैं। तो मैं वही आपको बताने वाला हूं। तो पहले सुनो, दिल्ली सल्तनत में कुल कितने वंश रहे हैं, कितने वंशों ने शासन किया है? बोलेंगे दिल्ली सल्तनत में जो वंशों की संख्या रही है वो रही है, आप कहेंगे भैया 5। कितने वंश रहे मेरे बच्चे? आपके भैया 5 वंशों ने शासन किया है। अच्छा, यहां तक किसी को डाउट? बोले भैया नहीं डाउट। बोलो यस या नो? बोलेंगे नो भैया। अब मैं बात करूं भैया, यहीं से शुरुआत होगी अपनी दिल्ली सल्तनत के बेहतरीन से टॉपिक की। अब मैं एक बार 5 वंशों को आपको एक बार में समझा दूं, एक बार में समझा दूं 5 वंशों को कि किस वंश में कितने शासक रहे हैं, किस वंश का क्या समय काल रहा है और किस वंश की शुरुआत कहां से कहां तक रही है। बात करें, चलो भैया। देखो, ट्रिक जो होगी आपके लिए वो बेहतरीन से ट्रिक होगी। आप लोग क्या पढ़ते हो? जीके पढ़ते हो ना? जीके पढ़ते हो? अब ये बताओ जीके किस किस को सरल लगती है? जीके किस किस को सरल लगती है? आई होप, मैं समझता हूं कि यहाँ पे कम से कम 100% में से 10% बच्चे होंगे। 10% की मैं 30% बचा सकता हूँ जिनको जीके सरल लगती है। बाकी 70% कहेंगे कि भैया जीके मेरे ऊपर से जाती है। ऊपर से मतलब हवाई जहाज बन जाती है। तो बोलेंगे भैया हाँ जी, जीके क्या है? जीके आपकी हवाई जहाज बन जाती है। तो इसीलिए तो मैं हूं भाई कि आपके जीके को हवाई जहाज ना बनने दूं, हवाई जहाज को आपके माइंड पर लैंड करवा दूं, उतरवा दूं। तो बोलेंगे हाँ जी भैया, तो यही करेंगे हम लोग। अब देखो, मैंने जीके क्यों बोला, क्यों? सुनो, ट्रिक जो है ना आपकी इससे ही बनने वाली है। आप क्या कहेंगे? ट्रिक जो आपकी होगी, जीके तो सरल लगती है। एक मिनट जब रुकना दोस्त, 1 मिनट बस। कहेंगे जीके तो सरल लगती है। क्या रहेगी आपकी ट्रिक? आप कहेंगे भैया जीके तो सरल लगती है। अब आप कहेंगे भैया जीके तो सरल लगती है, समझ नहीं आया कैसे? सुनो, मैं बता रहा हूं, टेंशन मत लो, दिमाग पर ज्यादा जोर मत देना, नहीं नसें फट जाएंगी आपके दिमाग की। सुनो, अब मैं बताना शुरू करता हूं। आप लिखो पहले, जी के तो सरल लगती है। क्या हो गया? पहला शब्द आपका जी हुआ, दूसरा क्या हुआ, तीसरा टी हुआ और चौथा एस हुआ और पांचवा डी हुआ। वंशों का क्या हम जानेंगे? एक वंश, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। कितने वंश दिल्ली सल्तनत में? बोलेंगे भैया 5। मैंने लिख दिया 5 वंश। अब सुनो, वंशों के नाम। जी से बोलेंगे भैया गुलाम वंश। क्या बोलेंगे? जी से जो वंश आता है वो आता है आपका गुलाम वंश। गुलाम वंश को हम लोग 3 अन्य नाम से जानते हैं। गुलाब वंश को ही हम लोग ममलूक वंश कहते हैं, गुलाब वंश को ही हम लोग यामनी वंश कहते हैं, और सुनो, आप कहेंगे गुलाब वंश को ही हम लोग इलवरी वंश कहते हैं। क्या कहेंगे? गुलाब वंश को ही हम लोग इलवरी वंश कहते हैं। तो सुनो, लिखो जरा, गुलाम वंश। गुलाम वंश कौन सा वंश होगा मेरे बच्चे? आप कहेंगे गुलाम वंश। गुलाम वंशों को हम लोग एक तो दास वंश और कहते हैं। क्या है? दास। दास मतलब हम किसको, गुलाम को क्या कहते हैं? गुलाम को हम दास कहते हैं। हाँ जी, बोलेंगे हाँ जी भैया। तो गुलाम को हम जब दास कहते हैं तो दास को गुलाम नहीं कह सकते? कह सकते हैं भैया, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको हम लोग इलवरी वंश कहते हैं, इलवरी। और क्या कह सकते हैं इसको हम लोग? इसको कहते हैं ममलूक वंश। कौन सा कहते हैं? ममलूक, ममलूक वंश। तो यहां तक मेरे बच्चे क्लियर है? बोलेंगे भैया हाँ जी क्लियर है। अगर मैं बात करूं गुलाम वंश में कुल शासक की संख्या कितनी रही है, तो कुल शासक जो इसमें शासन किए हैं वो है 11। शासक कितने रहे मेरे बच्चे? शासक आप कहेंगे भैया 11 शासक रहे हैं इस वंश के। अगर मैं समय काल की बात करूं तो समय काल आप कहेंगे गुलाम वंश का जो टाइम पीरियड रहा है 1206 से लेके आप कहेंगे 1290, 1206 से लेके 1290। अब आप खुद डिसाइड करना कि किस शासन काल का, किस वंश का सबसे अधिक शासनकाल रहा है और किसका सबसे कम। पेपर में प्रश्न क्या बनेगा कि बताओ इनमें से कौन सा शासनकाल, कौन सा वंश है जिसका सबसे कम शासनकाल रहा है। तो क्या आप बता सकते हो? बोलेंगे हाँ जी मैं बता सकता हूँ। पहले मैं बता दूं आपको, फिर आप बताना मुझे। कैसे? आप कहेंगे खिलजी वंश। क्या कहेंगे बच्चे? कैसे? आप कहेंगे भैया खिलजी वंश। कौन सा वंश होगा आपका? खिलजी वंश। अगर मैं बात करूंगा आपसे खिलजी वंश में कुल शासकों की संख्या, अगर मैं बात करूं आपसे खिलजी वंश में कुल शासकों की संख्या, तो आप कहेंगे खिलजी वंश में कुल शासक जो है वो 5 है। कितने? 5 शासक है। शासक कितने रहे मेरे बच्चे? आप कहेंगे 5। अच्छा जी, अब मैं खिलजी वंश के समय काल की बात करता हूं भैया। जो खिलजी वंश है कब से कब तक रहा है? आप कहेंगे 1290 से लेकर 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक। 1320 ईस्वी तक। क्या आप कह सकते हैं भैया ये वंश सबसे कम चला?
अभी आप अंदाजा नहीं लगा सकते, अभी लगाओगे, धीरे धीरे आगे बढ़ो फिर लगाओगे। जही, अरे टी नहीं बन गया, ये कहेंगे आप टी से क्या हो जाएगा आपका तुगलक वंश। जानते हो ना तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक तो आपका किस वंश के अंदर आएगा बताना जरा। तुगलक, आप कहेंगे तुगलक वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक आता है हमारा गुलाम वंश के अंदर, समझिए। बोलेंगे हाँ जी भैया। तुगलक वंश की बात करूं तो कितने शासक इसके अंदर, 4 शासक है। शासक का क्या क्रम रहेगा, 4 शासक रहेंगे। समय काल की बात करूं तो आप कहेंगे सही, सॉरी 9 शासक है, 9 शासक है इसके अंदर। 4 तो आपके क्या रहेंगे, क्या करेंगे आप बोलेंगे सैयद वंश में है, सैयद। ओके, आप बात करेंगे भैया इसके अंदर इसका समय काल, तो समय काल आप कहेंगे भैया 1320 से लेकर 1414, 1320 से लेकर 1414। अगर मैं बात करूं जो दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक जो शासनकाल किया है वो भाई साहब यही है, कौन है, तुगलक। तुगलक ने दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक शासनकाल किया है, शासन किया है, तो समझ गए तुगलक। उसके बाद मैं बात करूं सैयद, क्या बात करेंगे भैया, सैयद, सैयद। और उसके बाद आप सब जानते हैं आखिरी बस जो दिल्ली सल्तनत पर रहा है, लोधी। लोधी की बात आप सब जानते हैं कि वो फिर मुगल आ जाते हैं, लोधी की बात फिर कौन आते हैं, फिर आ जाते हैं मुगल। मैं बात करूं भैया सैयद, तो सैयदों का जो शासनकाल रहा है वो कितना रहा है, तो आप कहेंगे सैयदों का जो शासनकाल रहा है वो रहा है भैया, पहले उसके शासक जान लो। शासक थे 4, और सॉरी क्या कहेंगे, सैयद वंश। सैयद वंश की मैं बात करूं बात, तो इसमें कितने शासक रहे हैं, 4। समयकाल बोलेंगे भैया 1414 से लेके आप बोलेंगे 1450, 1414 ईस्वी से लेके 1450। क्या आप मुझे बता सकते हैं समयकाल एक साथ, मैं बताऊंगा अभी आपको। इसमें लोधी वंश में 3 शासक रहे हैं, और इसका जो समयकाल रहा है वो 1450 से लेके 1526, जब बाबर आ जाता है, जब बाबर आता है 1526 में, फिर शुरुआत होती है मुगल वंश की। वहां हम लोग अभी नहीं जानेंगे, पहले हम लोग यहां तक जानते हैं। अब मैं एक बार आपको रिवाइज करवाता हूँ, थोड़ी देर ध्यान देना, मैं बताना क्या चाहता हूँ। मैंने आपसे कहा कि दिल्ली सल्तनत पे कुल 5 शासक रहे हैं, 5 शासक के क्रम मैंने बताया। जीके तो सरल लगती है, एक आपकी क्या थी, ट्रिक थी। ट्रिक में मैंने बताया भैया जी से क्या हो जाएगा आपका, गुलाम वंश। गुलाम वंश को हम लोग इलवरी वंश भी कहते हैं, दास वंश भी कहते हैं, ममलूक वंश भी कहते हैं। अगर मैं बात करूं गुलाम वंश में कुल शासक, तो आप कहेंगे 11 शासक रहे हैं इस वंश में। और मैं बात करूं इसका समयकाल, तो आप बोले 1210 से लेकर 1206 से लेकर 1290। फिर हम लोग भैया आगे बढ़े, तो हमने बात करी कैसे, कैसे आपका आता है खिलजी वंश। कैसे क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे भैया, कैसे आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश के अंदर जो कुल शासक रहे वो रहे 5। कितने शासक रहेंगे, आप कहेंगे 5 शासक। अब मैं बात करूं खिलजी वंश का शासनकाल, तो आप कहेंगे खिलजी वंश का जो शासनकाल है 1290 से लेकर 1320, 1290 से लेकर 1320, ये किसका शासनकाल है, बोले खिलजी वंश का। फिर हम लोग आगे बढ़े तो हमने जाना टी, टी से क्या होगा आपका तुगलक वंश, टी से क्या रहेगा, तुगलक वंश। तुगलक वंश की मैं बात करूं शासक, तो शासक रहे इसके अंदर 9। समयकाल इसका क्या रहेगा, 1320 से लेकर 1414। बोलेंगे हाँ जी भैया यहाँ तक क्लियर। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो हम लोगों ने जाना एस, एस का मतलब क्या हुआ, सैयद, सैयद, हाँ जी सैयद वंश। तो सैयद में शासक कितने रहे, 4। सैयद वंश में शासक रहे 4। समयकाल क्या कहेंगे आप, बोलेंगे भैया 1414 से लेकर 1450। उसके बाद हम लोग आखिरी में पहुंचे, हम लोगों ने जाना लोधी, जो कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश रहा है। ओके, और इसका समयकाल कितना रहा है, इसके शासक कितने, आप बोलेंगे इसके जो शासक है वो 3 है। इसका समयकाल जो है 1450 से लेकर 1526। बोलेंगे भैया यस या नो, बोलेंगे हाँ जी भैया यस, नो डाउट। तो देख लो एक बार इसकी छोड़ लो भाई, बड़ी महत्वपूर्ण चीज मैंने आपको यहीं पे बता दी सारी। अब हम लोग दिल्ली सल्तनत जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत आसानी से आपको कवर हो जाएंगी सारी चीजें, क्योंकि आप ज्यादा आपको जानना होगा सिर्फ शासकों के बारे में। अगर आपसे कोई पूछ ले वंश के बारे में, तो आप वंश के बारे में यहीं से बता सकते हैं। बोलेंगे एक बार हाँ जी भैया हम बता सकते हैं। चले अब आ जाए इधर, चलो भाई सामने देखो आप। अब हम लोग शुरू करेंगे एक एक करके सही वंशों को क्रम वाइज पढ़ते जाएंगे। आज हम लोग जो करेंगे वो हम लोग करेंगे गुलाम वंश को। आज आपका सिर्फ गुलाम वंश होगा और कुछ नहीं होगा। आज हम लोग वाले गुलाम वंश को कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग फिर आएंगे भैया कि ऐसे हमारा किंग बोलेंगे खिलजी वंश, टी से आपका तुगलक वंश, एस से आपका लोधी वंश और सैयद वंश, और एल से आपका लोधी वंश। बोलेंगे हाँ जी भैया नो डाउट, यस आई एम क्लियर नाउ, यू क्लियर नाउ। मैं तो क्लियर हूं भाई, आप बताओ। मेरी इंग्लिश बड़ी खतरनाक है, सुनोगे तो रो पड़ोगे कि कहानी बड़ी दस्तूर की है, बहुत बड़ी दूर की है।
ओके, चले शुरू करें दोस्त। चलो, तो एक बार लिख दो कमेंट बॉक्स के अंदर, यस सर, शुरू करिए क्लास को। अब आप कहोगे भैया इतना पढ़ा दिया, ये शुरू नहीं था, ये शुरू था, पर अब असली खेल जो आप देखोगे वो आप देखोगे आप लोग। अच्छा बताना भैया, एक प्रश्न पूछता हूं आपको कि आप लोग दिल्ली आए हो कभी? जो दिल्ली में रहते हैं वो बताओ पहले तो। जो दिल्ली में रहते हो, जो दिल्ली से बाहर है, कभी दिल्ली में आए हो तो आप लोग गए हो कभी दिल्ली घूमने आए हो? बोले हाँ जी भी आए हैं। तो दिल्ली घूमने जब आए हो तो दिल्ली में कभी कुतुब मीनार घूमने गए हो? बताओ जरा, कुतुब मीनार घूमने गए हो? अगर जो बच्चा कुतुब मीनार घूमने गया तो वहां पे आपने क्या क्या देखा, क्या क्या देखा और क्या क्या पढ़ा? बोले भैया हाँ, मैंने देखा भी पढ़ा भी। अगर गए हो घूमने तो आपने क्या देखा होगा? एक 5 मंजिला इमारत है जो कि कैसी लगती है, बड़ी चिलम की तरह है, पर वो चिलम नहीं है, ध्यान रखना। समझे, वो चिलम नहीं है, ध्यान रखना। वो है कुतुब मीनार। क्या है? कुतुब मीनार। अब ये बात आती है भैया, प्रश्न ये बनता है मेरे दिमाग में कि भैया कुतुब मीनार आखिरकार बनाई किसने? प्रश्न तो बनेगा मेरे दोस्त कि भैया कुतुब मीनार किसने बनाई? इतनी लंबी चिलम, चिलम नहीं कहेंगे, बोलेंगे इतनी लंबी इमारत। तो इमारत ये बनाई किसने? तो आप कहेंगे ये जो इमारत है वो बनाई भैया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब प्रश्न एक और बनता है आपके दिमाग में कि भैया क्या ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने पूरी बनवाई या अधूरी बनवाई? तो आप कहेंगे नहीं भैया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी 2 मंजिल इमारतों का निर्माण करवाया था, 2 मंजिल इसका निर्माण करवाया था। अब प्रश्न आपके दिमाग में ये आएगा, भैया फिर बचा हुआ किसने करवाया? तो बचा हुआ इसका ही दामाद, जिसका नाम है इल्तुतमिश। हम लोग पढ़ेंगे इल्तुतमिश को, उसने इसका निर्माण करवाया। जो इल्तुतमिश की पुत्री हुई जिसका नाम है रजिया सुल्तान। आगे सब जानेंगे विस्तार से, कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट। तो क्या बोलेंगे, यह कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसके बाद इल्तुतमिश, उसके बाद खिलजी, फिर आगे आगे बढ़ते चले गए। आप जब कुतुब मीनार गए तो एक चीज और देखी होगी आपने, क्या देखा हुआ है? एक बड़ा सा खंभा है, लोहे का स्तंभ गड़ा हुआ है, उसको कहते हैं लोह स्तंभ। आप सब जानते हैं लोह स्तंभ में वो 2 है, एक दिल्ली में, दूसरा आप बताओ दूसरा कहाँ है? किसने बनवाया था वो, किसने? तो बोलेंगे भैया चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। जब हम लोग प्राचीन इतिहास को पढ़ेंगे ना तब उसमें जानेंगे, अभी हम लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं मध्यकालीन इतिहास को, क्योंकि प्रश्न पेपर में जो प्रश्न बनते हैं इस भाग से ज्यादा प्रश्न बनते हैं, तो इसलिए हम लोग इसको पहले कवर कर रहे हैं। बोलेंगे एक बार? बोले भैया यस, नो डाउट। चले भाई शुरू करें आप क्लास को। चलो, इतनी बातें बताना इसलिए जरूरी था, थोड़ा आपके दिमाग में थोड़ी एक बोलते ना, किसी चीज को करने से पहले उसका रोड मैप बनाना जरूरी है। तो आपके दिमाग में थोड़ा रोड मैप बने कि हम लोग करेंगे क्या आखिरकार। तो यही चीज करेंगे हम लोग, और कुछ नहीं करेंगे, यही करेंगे, मस्ती करेंगे और फिर पढ़ेंगे आराम से। चले, चलो। चले, हाँ जी भाई, तो चले शुरू करें क्लास को। बोले एक बार जोर से आवाज आए, हाँ जी भैया शुरू करो। तो भैया चलो, लिखो तुम और बताओ मैं, और फिर क्लास को करते हैं शुरुआत। बड़ी बेहतरीन की क्लास, बेहतरीन सी क्लास को। दिल्ली सल्तनत और पहला वंश हम लोग कवर करेंगे, गुलाम वंश। तो चले शुरू करें गुलाम वंश को। ओके चलो, लिखो गुलाम, गुलाम वंश। अच्छा एक बात बताओ मुझे कि गुलाम वंश को किस और नाम से जाना जाता है? समय काल आप लिखेंगे भैया 1206 से, 1206 से बताओ 1290। कुल शासक की संख्या कितनी रहेगी? 11। कुल शासक इसके अंदर कितने? 11। अभी आप जानो सिर्फ इस क्रम को। अब इसका नाम बताना मुझे इस वंश का। अब आप क्या मुझे इस वंश का अन्य नाम बता सकते हो? अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता के आया था मेरे भाई। अगर इतना भूल रहे हो तो फिर बहुत गलती कर रहे हो, इतना अगर भूल रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, और ये गलती मत करना। क्या कहेंगे आप कहेंगे गुलाम वंश। इसका अन्य नाम जो होगा, अन्य नाम, अन्य नाम, अन्य नाम इसको हम लोग क्या कहते हैं? दास वंश कहते हैं। दास, क्योंकि ये गुलाम थे, ये गुलाम थे, आप सब जानते हैं ये गुलाम थे। अब ये प्रश्न आपसे पूछता हूं मैं, किसके गुलाम थे? ये गुलाम तो थे, तो किसके गुलाम थे? बता सकता है कोई मुझे बच्चा कि भैया ये किसके गुलाम थे? बता सकता है कोई मुझे बच्चा कि भैया किसके गुलाम थे? 1192, याद आ रहा है कुछ? तराइन प्रथम, तराइन सेकंड, चंदवार का युद्ध, याद आ रहा है कुछ? बोलेंगे मोहम्मद गौरी। किसके गुलाम था ये? ये गुलाम था मोहम्मद गौरी के।
शुरुआत करेंगे इस वंश की, हम लोग जानेंगे इसको कहते हैं ममलूक वंश कहते हैं इसको हम लोग, ममलूक लूक। और क्या कहेंगे आप, और क्या देंगे भैया, इलवरी वंश, इलवरी, सॉरी इलवरी, इलवरी वंश। तो इसके नाम क्या होंगे, ममलूक, दास और इलवरी। और गुलाम वंश तो सबसे ज्यादा जो फेमस है वो गुलाम वंश से नाम से इसको जाना जाता है। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि भैया गुलाम वंश के अंदर ऐसा कौन सा शासक हुआ जैसे गुलामों को गुलाम कहा जाता है, तो आप कहेंगे जैसे गुलामों को गुलाम कहा जाता है उसको कहते हैं इल्तुतमिश। वो एक मात्र ऐसा शासक है जिससे गुलामों को गुलाम कहा जाता है। अब गुलामों को गुलाम क्यों कहा जाता है, ये जो है इल्तुतमिश है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का भी गुलाम था। किसका गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक का। क्लियर, बोलेंगे हाँ जी भैया। लिखो, अब लिखना शुरू करेंगे। इस वंश के संस्थापक, संस्थापक मीन्स आप कहेंगे संस्थापक मीन्स इसका फादर, फाउंडर। क्या कहेंगे आप, इसके संस्थापक। संस्थापक कौन होता है, इसका फाउंडर, फाउंडर। तो आप कहेंगे इसका जो फाउंडर है वो कौन है, गुलाम वंश का फाउंडर कौन है। मैं इतनी देर से आपको गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा हूं कि इस वंश का संस्थापक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। मैंने आपको कुतुब मीनार का उदाहरण दिया कि भैया कुतुब मीनार किसने निर्माणित करवाई, किसने इसकी नींव रखी, तो आप बोलेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इस वंश का शासक कौन होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। पिता कौन होगा इस वंश का, पापा कौन होगा, बोले कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में भाई साहब क्या कहेंगे, ऐबक के नाम से जानते हैं। पूरा नाम इसका क्या होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। पूरा नाम क्या रहेगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। अच्छा जी, अब बात करते हैं इसका ऐबक पूरा नाम जो है इसका अर्थ क्या होता है। अगर मैं बात करूं इसके नाम का अर्थ क्या है, तो क्या बच्चा मुझे बता सकता है कि कुतुबुद्दीन नाम का अर्थ क्या है। बोलेंगे इसका नाम का अर्थ है चंद्रमा का, चंद्रमा का देवता, चंद्रमा का देवता। अच्छा जी, चंद्रमा का देवता क्या होता है इसका पूरा नाम बात करें, आप क्या कहेंगे अर्थ का, इसका अर्थ क्या होगा, चंद्रमा का देवता। तो चंद्रमा का देवता इसका अर्थ होता है कुतुबुद्दीन ऐबक का। समझे। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ी ऐबक के बारे में जानकारी, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो ऐबक के बारे में होगी, सुनो जरा। आप लिखेंगे ऐबक, ऐबक। अब ऐबक से संबंधित कुछ जानकारी लिखना शुरू करेंगे, बोले हाँ जी लिखना शुरू करें। अगर मैं बात करूं इसके बारे में कि इसे बचपन में किसने खरीदा, किसने बेचा, क्यों गुलाम कहलाया। इसको हम लोग गुलाम क्यों कहते हैं भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक को। दास क्यों कहते हैं, दास तो हम लोग उसको कहते हैं जिसको कोई खरीद के लाता है या किसी के पास कोई गुलामी करता है। अब यहाँ पे प्रश्न बनता है इसको खरीदा गया था, इसको खरीदा गया था, तो सुनना किसने खरीदा था। आप बोलेंगे निसापुर में इसको खरीद के लाया गया, दास के रूप में इसको लाया गया था। कहां पर, निसापुर के अंदर। क्या बोलेंगे, बचपन में, जब ये छोटा था ना, बचपन में, हाँ जी बचपन में इसे दास के रूप में, क्या कहेंगे आप लिखते जाना, दास के रूप में कहां पे लाया गया था, आप कहेंगे निसापुर में, निसापुर में लाया गया। और क्या करेंगे, निसापुर में लाया गया और क्या हुआ, और वह, क्या कहेंगे, और वह क्या हुआ, और वह उस समय किसे, अब्दुल अजीज कुका, किससे खरीदा था इसने। अगर मैं बात करूं भैया गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को किससे खरीदा, तो बोलेंगे कुका से खरीदा। क्या नाम था, अब्दुल अजीज कुका। वह उसे अब्दुल अजीज कुका, कुकी ये बोले कुका, ओके, कुका ने खरीदा। यहाँ किसने खरीद लिया भैया, अजीब, इसने कुका ने खरीद लिया इसको। अब बात आ रही भैया कुका से किसने खरीदा, तो आप लेंगे कुका से इसको जो खरीदा वो खरीदा था मोहम्मद गौरी ने। क्या बोले, कुका से इसने खरीदा, महमूद गौरी ने इसको खरीदा था। तो यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट तो बताओ मुझे एक बार, यहाँ तक किसी को डाउट तो बताओ। हमने अभी क्या जाना, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, ऐबक जो है गुलाम वंश का शासक है, सॉरी गुलाम वंश का शासक है, फाउंडर है। इसको चंद्रमा का देवता के नाम से जाना जाता है। हम लोग इसकी बेसिक बारे में याद कर रहे थे, हम लोग उसको गुलाम क्यों कहते हैं, आप सब जानते हैं। निसापुर में इसको बचपन में लाया गया, निसापुर के अंदर इसको बचपन में इसको लाया गया। निसापुर में क्या होता है,
आप बोलेंगे अब्दुल अजीज कुका जो है इसको खरीदता है, कोई व्यक्ति लेके आता है तो उससे ये खरीदता है। जब अब्दुल अजीज कुका इसको खरीदता है तो उसके बाद क्या होता है, कुछ समय बाद गौरी इसको खरीदता है और अपने यहाँ पे इसको रखता है और इसको बड़े पद देता है। पर ये गुलाम था। अब प्रश्न ये बनता है गुलाम था तो शासक कैसे बन गया? गुलाम था तो शासक कैसे बना? इसको समर्थन मिला, इसने अपने अंदर और अपने जो धर्म में कुछ परिवर्तन किए। बात करेंगे आगे इसके बारे में बेहतर से। बात करेंगे भैया इसका राज्याभिषेक। राज्याभिषेक मतलब भैया कब ये दूल्हा बना? दूल्हा बना मतलब कब ये राजा बना? क्या कहेंगे बच्चे? राज्याभिषेक। राज्याभिषेक कब हुआ इसका? आप बोलेंगे 24 जून 24 जून बोलेंगे हाँ जी 24 जून को हुआ है। अब आगे बताओ 1206 24 जून 1206 में भाई साहब ये दूल्हा बन जाता है और बैठ जाता है दिल्ली की गद्दी पर। कहां पर बैठता है? दिल्ली की गद्दी पर। राजधानी इसने कहां बसाई? तो राजधानी दिल्ली से लाहौर ले गया। कहां ले गया? राजधानी। राजधानी कहां ले गया? आप कहेंगे दिल्ली टू लाहौर, तो आप सीधा सीधा लाहौर लिख लो। क्या लिखो भैया? दिल्ली से इसने लाहौर राजधानी बसाई। ये जो ऐसा शासक है भैया, ये जो दिल्ली सल्तनत पे ऐसा शासक है जिसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी, ये अपने आप को गुलाम कहलाना पसंद करता था। क्या कहलाना पसंद करता था? गुलाम। तो इसने सुल्तान की जो है उपाधि नहीं ली है। क्या कहेंगे? इसने, लिखो यहां पे, इसने सुल्तान की उपाधि उपाधि धारण नहीं करी है। तो आप क्या कहेंगे भैया? इसने जो है सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी। किसने नहीं करी? किसने नहीं करी? बोलो कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं करी है। अच्छा जी, यहां तक किसी कोई डाउट? ओके, चलिए मिटा इसको। अच्छा मिटाता फिर इसके बाद और आगे जानते हैं इसके बारे में। अब मैं इसको पूरा क्लियर कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है ना? तो अपने पास इस पे जाके लिखने के लिए बाकी आपने हेडलाइन, तो हेडलाइन क्या बोलेंगे? टॉपिक। टॉपिक तो आपने लिख लिया होगा। हाँ जी हाँ। किसी खुशी एक सा टुकड़ा चांद का। अच्छा भाई, आज कौन सी डेट है बताना जरा? आपका वैलेंटाइन डे कैसे मन रहा है? मन रहा है? बोले भैया हमारा तो भाई पढ़ाई लिखाई में मन रहा है। पढ़ाई लिखाई मना रहे हो ना कि कहीं घूम तो ही रहे? बोलेंगे नहीं भैया ऐसा तो नहीं कर रहे, नहीं कर रहे ना? बोलेंगे नहीं भैया। अब मैं बात करूं इसकी उपाधि। उपाधि तो उपाधि इसने क्या करी भैया? मलिक और सिपा सलार की इसने उपाधि धारण करी। कौन सी? मलिक एवं सिपा सलार। बोलो, मलिक एंड सिपा सिपा सलार। सिपा सलार की उपाधि। किसकी उपाधि? सिपा सलार की उपाधि। बाकी यहाँ तो आपने देख ही लिया। मैं इसके बाद बात करूं इसके बारे में, तो ये क्या रहा है? गौरी ऐबक के यहाँ एक पद पे रहता था। वो पद कौन सा था? बोले भैया गौरी जो है, ये गौरी के यहाँ पद पे रहता था। गौरी के यहाँ, गौरी के यहाँ जो इसको पद मिला था ऐबक को, कौन सा? यहाँ ऐबक को कौन सा पद मिला? बोले भैया अमीर ए ममलूक या क्या? बोले भैया अमीर ए नाखुर का पद मिला। अमीर नाखुर का मतलब क्या होता है? घोड़े के अस्तबल का अधिकारी। बोले भैया शाही घुड़सवार का अधिकारी। ओके, ऐसा वैसा नहीं का पद मिला। जब ये शासक नहीं बना था, जब ये क्या था? जब ये गुलाम था, तो इसे क्या मिला? आप बोलेंगे शाही। इसका मतलब क्या था? अमीर नाखुर का मतलब क्या होगा? शाही शाही घुड़ साल का अधिकारी। शाही घुड़साल का क्या था? ये भाई साहब अधिकारी था। तो लिख लो आप लोग यहाँ से, कुतुबुद्दीन ऐबक जब शासक नहीं बना था तो गौरी के पास रहता था, तो गौरी ने इसको कौन सा पद दिया था? बोलेंगे अमीर
नाखूर का। अमीर नाखूर बोले आखूर, तो बोलेंगे आखूर। ये क्या था, शाही घुड़सवार का अधिकारी था। ओके ओके। बात करें दरबारी, इसके यहाँ पे कौन कौन था, तो दरबारी वालों कुछ बात करें। दरबारी कौन था, बड़ी हसन निजामी। दरबारी कौन था, आप बोलेंगे दरबारी था हसन निजामी। मैं कुछ बात करूं इसके बारे में, बोले हाँ जी भैया। मैं बात करूं इसकी बुक है, तो हसन निजामी कुछ बुक रही है, तो बुक को जरा जानो, इसकी बुक को जरा जानना, बुक कौन सी है इसकी। आप कहेंगे ताज ए ताज उल, क्या बोलेंगे, ताजुल, ताजुल मासिर, ताज, सॉरी, ताल नहीं, ताज उल मासिर। क्या रहा है भाई, ताज उल मासिर क्या रहा है, हसन निजामी का दरबारी रहा है, सॉरी, कुतुबुद्दीन ऐबक का दरबारी रहा है, जिसकी बुक है ताज उल नासिर। बोलेंगे हाँ जी भैया, यहाँ तक मुझे याद है। अब सबसे महत्वपूर्ण चीजें जो हम जो जानेंगे इसके अंदर, वो जानेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के निर्माण कार्य, जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इसके लिए, और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, तो चले शुरू करें, बोले हाँ जी भैया शुरू करो। तो लिखना शुरू करेंगे आप लोग, निर्माण कार्य, निर्माण कार्य, किसके निर्माण कार्य, बोले भैया कुतुबुद्दीन ऐबक के निर्माण कार्य। तो क्या कुतुब मीनार गए हो आप लोग घूमने, मैंने पूछा था पहले प्रश्न आपसे यही, कि कुतुब मीनार आप घूमने गए हो, तो आपने कुतुब मीनार को कैसे देखा है, कैसे देखने का मतलब क्या, किसने, आपने क्या क्या समझा वहां पे। तो उसका पहला निर्माण कार्य में जो आता है वो कुतुब मीनार आता है, क्या बोलेंगे, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, छोटी चिलम कह सकते हैं, छोटी नहीं बड़ी चिलम कहेंगे, ऐसा नहीं कहेंगे, मजाक के तौर पे। ओके, ये कहाँ स्थित है भैया, कुतुब मीनार जो है कहाँ स्थित है, आप बोलेंगे महरौली दिल्ली में स्थित है। क्या बोलेंगे, महरौली दिल्ली में स्थित है, महरौली, महरौली कहाँ, दिल्ली के अंदर। डीएल से शॉर्ट फॉर्म में समझ जाओ दिल्ली भैया, ऐसे वो लिखते हैं तो आप लोग दिल्ली, ऐसे लिखेंगे आप लोग दिल्ली, दिल्ली बोलेंगे भैया, दिल्ली में कहा, महरौली के अंदर। अगर मैं बात करूं दोस्त इस कुतुब मीनार की, तो इस कुतुब मीनार की कुल लंबाई, ऊंचाई कितनी है, लंबाई नहीं ऊंचाई, बोलेंगे भैया 73.5, 73.5 मीटर की क्या है, लंबाई है। अगर मैं बात करूं इस कुतुब मीनार की कुछ महत्वपूर्ण चीजें, तो 1993 में इसको क्या हुआ, 1993 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया, 1993 किसको शामिल किया गया, यूनेस्को में इसको शामिल किया गया। बोलेंगे हाँ जी भैया, 1993 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया। अब किसको यूनेस्को में शामिल किया गया, तो इसको क्या कहते हैं, अब ये एक विश्व धरोहर स्थल बन चुका है, क्या बन चुका है, विश्व धरोहर स्थल। क्या बोलेंगे, 1993, क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे यूनेस्को, यूनेस्को बोलेंगे, यूनेस्को, ऐसे बोलेंगे ना, ऐसे क्या बोलेंगे, यूनेस्को द्वारा इसके किस में शामिल किया, विश्व धरोहर स्थल में, विश्व विरासत स्थल में, या धरोहर स्थल में, विरासत सूची में शामिल किया गया है, सूची में कब किया गया था जरा। ये प्रश्न जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट पूछेंगे, बताएंगे जरा। आप बोलोगे कुतुब मीनार को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया, बोलेंगे हाँ जी भैया। चलो मिटा इसको, अच्छी थी, इसको मिटाते फिर कुतुब मीनार के बारे में और चीजें जानते हैं, एक दो चीजें। चलो इसकी शॉट लेते रहना, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, आप लोग कुछ समझदार है। आपको बताने की आवश्यकता ना पड़े मेरे हिसाब से, मुझे जहां तक लगता है कि आप वैसे ही कुछ समझदार है, यू आर इंटेलिजेंट देन मी। ओके, मुझे लगता है कि आप मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, बाकी आप, चले। अगर मैं बात करूं, जैसे मैं आपसे बहुत पहले चिल्ला चिल्ला गला फाड़ फाड़ के कह रहा था कि कुतुब मीनार का किसी ने री डेवलपमेंट करवाया, रिकंस्ट्रक्शन करवाया, वो किसने करवाया, बोले भैया रिकंस्ट्रक्शन करवाने वाला, रीडेवलपमेंट करवाने वाला वो व्यक्ति होगा पूर्ण, क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे पूर्ण कार्य इस पे दोबारा जो करवाया वो करवाया इल्तुतमिश ने, क्या कहेंगे, इल्तुतमिश।
सॉरी, ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। मिस, इल्तुतमिश। क्या बोलेंगे? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने क्या करवाया? इल्तुतमिश ने पुनः इस पे कार्य करवाया, पूर्ण कार्य करवाया। पूर्ण प्रकाश किसने करवाया? इल्तुतमिश ने करवाया, कार्य किया। अच्छा जी, मैं बात करूं और क्या बनवाया इसने, तो आप लिखेंगे कुतुब उल इस्लाम। आपने सुना है ना, कुतुब इस्लाम मस्जिद, एक मस्जिद है जिसका नाम कुतुब उल इस्लाम, जो कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। कुतुब, क्या बोलेंगे? कुतुब, या बोले कुबत, कुतब उल इस्लाम। ये क्या? ये मस्जिद है आपकी, क्या है? मस्जिद। मस्जिद कहां पर स्थित है? बोले भैया दिल्ली के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है? दिल्ली के अंदर है। बोले भैया दिल्ली के अंदर ये स्थित है। मैं बोलूँ एक चीज और, आप बोलेंगे 2.5 दिन का झोपड़ा। क्या बोलेंगे? 2.5 दिन का झोपड़ा। अढ़ाई, बताओ, 2.5 दिन, दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा भैया कुछ यहां से तोड़ के बनाया गया था। यहाँ पे कुछ था, उसको तोड़ के बनवाया गया था। यहाँ पे जो है अजमेर के शासकों ने इसको बनवाया था, और कुतुब कुतुबुद्दीन ऐबक को तोड़ के बनाया था। ये बात आती है कि भैया ये बना कैसे, तो ये बना भैया 2.5 दिन में। क्या बोलते हैं? 2.5 दिन में ये बन के तैयार हुआ था, इसलिए बोलते हैं इसको 2.5 दिन का झोपड़ा। और अभी आप जाके देखोगे तो पूरा बन के कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है ये। क्या बोलेंगे? ये है जो इनकम्प्लीट है। फिर मैं उसके बाद बात करूं, 2.5 दिन का झोपड़ा हो गया, कुतुबुल इस्लाम हो गया, मस्जिद हो गया। क्या बोलेंगे? बोलेंगे मेहरब। मेहरब कला जानते हैं? मेहरब कला, ऊपर गुंबद जो बनते हैं, इसने इसका निर्माण शुरू करवाया। मेहरबा कला का विकास, कला का, मेहरबा कला का विकास किसने किया मेरे बच्चे? बोलो भैया यही भाई साहब है, कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके, इसके अन्य नाम हम लोगों ने जान लिए। कुछ इंपॉर्टेंट चीज जानो, जैसे कि अन्य नाम में और चीज के और कौन से नाम आते हैं इसके। अभी तो हमें वंश के नाम जाने, तब कुतुबुद्दीन ऐबक के अन्य नाम जानते हैं। अन्य नाम ऐबक के, ऐबक के किसके अन्य नाम मेरे बच्चे? आपके भी ऐबक के। तो सुनो, पहले इसको कहा जाता है लाख बख्श। लाख बख्श का मतलब क्या होता है बताना जरा। लाख बख्श का मतलब होगा आपके लाखों का दान करने वाला। कितना? लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान करने वाला, लाखों बख्शने वाला, तो इसलिए इसको कहा जाता है लाख बख्श। ओके, फिर इसके बाद हम बात करें दूसरे नंबर पे इसका क्या नाम रखा गया। इसका नाम रखा गया पील बख्श। पील बख्श का मतलब क्या होता है? पील बख्श का मतलब होता है हाथी का दान करने वाला। पील बख्श, क्या मैं सही हूं? मुझे यहाँ पे कंफ्यूजन है। और बोलेंगे भैया हातिम द्वितीय। हाँ जी भैया, पील बख्श का मतलब हाथी का दान करने वाला। परफेक्ट। आप बोलेंगे हातिम द्वितीय, इसको ही कहते हैं हातिम सेकंड। चौथे नंबर से क्या नाम रखा गया? आप बोलेंगे कुरान खां।